वेलकम अगेन। क्लास टेंथ के लिए जो मैंने बताया था कि क्लास टेंथ की जो क्लासेस हैं, नाइन्थ की हैं, सिक्स सेवन्थ एट्थ की हैं, रोज़ क्लासेस आपकी यूट्यूब पे चलेंगी। ऑनलाइन यानी लाइव क्लास अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि वाईफाई अभी तक नहीं लग पाया है। बीएसएनएल का वाईफाई चेक कर रहे हैं कि कैसा है, कंटिन्यूस उसकी स्पीड आती है कि नहीं आती है। तो वो सब भी आपका होने लगेगा धीरे धीरे। और जो आपका प्रॉपर कैमरा है वो भी हम कोशिश कर रहे हैं लाने की। तो आज हम टेंथ का स्टार्ट कर रहे हैं। टेंथ में जो सिलेबस है वो हमारा बच्चों के लिए फोर्थ तक हो गया है, यानी एक बार तो कंप्लीट हो चुका है। दोबारा से हम आर डी शर्मा एंड नेशनल लेवल के कुछ क्वेश्चन हैं जो सीबीएसई बोर्ड में आने की संभावना है, पॉसिबिलिटीज है, तो इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या नाम है? अरिथमेटिक। हिंदी मीडियम के चाहे यूपी बोर्ड के हों, किसी भी बोर्ड को हों, तो वो भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझना है। ठीक है, कुछ इंग्लिश वर्ड यूज होंगे और नॉर्मली वर्ड जो यूज करूंगा मैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। आपको ये पता है मेरी आदत कि मैं डायरेक्ट कोई भी चैप्टर के एक्सरसाइज का भी स्टार्ट नहीं करता हूँ। सबसे पहले हम बेस जानते हैं। और बीएड में एक रूल होता है, बीएड में सिखाया जाता है टीचिंग का, कि आप चेक करो कि जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं पूछो बच्चों से। जहाँ तक बच्चों से आती हो वहाँ तक आप नहीं बताएंगे, जहाँ से बच्चों को नहीं आती वहाँ से बताना आप प्रारंभ करेंगे, और तब कहीं जाके उस चैप्टर के बैकग्राउंड को ओपन करके तब कहीं एक्सरसाइज स्टार्ट होगा। एक्सरसाइज तो बस प्रैक्टिस के लिए होती है, जो आप कॉन्सेप्ट बताते हैं बस उसकी प्रैक्टिस के लिए। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डायरेक्ट तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको पता है मेरी आदत। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से पहले एक चीज देखो, इन प्रीवियस सेक्शन या प्रीवियस क्लासेस या एक प्रीवियस सेक्शन की बात करें। अरे मैंने एक चैप्टर बताता हूँ आपको, टॉपिक समझाता हूँ, नंबर सिस्टम। उसमें आपने कुछ नंबर्स देखी होंगी, वो लिस्ट ऑफ नंबर्स मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ, उनकी जो सूची है वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। जैसे नंबर हमने लिया 2, नंबर हमने लिया 4, नंबर उसके बाद लिया हमने 6, उसके बाद 8, ऐसे कॉमा करके अप टू शो ऑन। अब आप जरूर कहेंगे ये जो नंबर्स हैं वो आपके पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, इवन इवन है, तो पॉजिटिव इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। या फिर हम इसको पॉजिटिव इवन इंटीजर भी बोल सकते हैं, है ना। पॉजिटिव भी हैं, इवन भी हैं और नेचुरल भी है ना। या फिर इवन नेचुरल भी बोल सकते हैं। इसके बाद आपके पास होगा 1, 3, 5, 7 अप टू शोन। ये भी मैंने पढ़ाया है। इसको क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स बोलते हैं, है ना। या फिर पॉजिटिव ऑड नंबर्स। इसके बाद मैंने पढ़ाया आपको 0, -1, -2, -3 अप टू शो ऑन। पढ़ाया है, बिल्कुल पढ़ाया है। इनको हम बोलते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर, यानी नॉन पॉजिटिव का मतलब जो पॉजिटिव नहीं है, बाकी सब है। तो क्या होंगे? 0 एंड नेगेटिव। अब मुझे ज़्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है ये सब। तो इसके अलावा ऐसी काफ़ी चीज़ें देखी होंगी। तो यहाँ पे क्या है, इसके अलावा और देखो, मैंने लिखा 1, उसके बाद मैंने लिखा 4, उसके बाद मैंने लिखा 9, उसके बाद 16, उसके बाद 25 अप टू शो ऑन। तो इनको क्या बोलोगे? इनको आप बोलोगे स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना, या फिर परफेक्ट स्क्वायर है। देखो, जो 1 है वो 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 25 जो है 5 का स्क्वायर है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर्स। तो अब इन पे थोड़ा सा गौर कीजिए, इन सब पे गौर ये कीजिए कि जनरली इसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सीक्वेंस के बारे में। SEQUENC, सीक्वेंस। अगर एक से ज़्यादा सीक्वेंस है तो सीक्वेंसेस। क्या बोलेंगे हम इनको? सीक्वेंसेस। हिंदी बोलते हैं अनुक्रम, इसलिए चैप्टर का नाम है अनुक्रम तथा श्रेणी, हिंदी में बोलते हैं। तो
अब सीक्वेंस क्या होता है? तो सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस समझना, अरेंजमेंट एन अरेंजमेंट, क्योंकि आपका आर्टिकल आएगा एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन डेफिनिट ऑर्डर। मैं ये सब लिखता हूं तो आप नहीं समझ रहे हैं कि हम किस सोच के साथ, किस थिंकिंग के साथ पढ़ा रहे हैं। मैं ये सब लिखता हूं, मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज भी कर सकता हूं। एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। यानी नंबर्स का जो अरेंजमेंट है ना, नंबर्स अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, नंबर्स का जो अरेंजमेंट है वो एक डेफिनिट ऑर्डर में, और वो भी अकॉर्डिंग टू सम रूल, किसी रूल के तहत होना चाहिए। अब रूल यहाँ देखो, रूल क्या काम कर रहा है, मुझे बताओ 2 से 4 होने के लिए मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा? 2। ऐड की बात कर रहा हूँ मैं। 4 से 6 होने के लिए मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा? 2। 6 से 8 होने के लिए मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा? 2। समझ में आ रही है? तो एक डेफिनिट ऑर्डर में है और एक रूल काम कर रहा है। रूल क्या काम कर रहा है कि हर एक अगला नंबर, यानी नेक्स्ट जो नंबर है वो प्रीसीडिंग यानी प्रीवियस नंबर में 2 ऐड करके आ रहा है। हर एक अगला पिछले वाले में 2 ऐड करके आ रहा है, हर एक अगला पिछले वाले में 2 ऐड करके आ रहा है। बात समझ में आ रही? ऐसे ही यहाँ पे है, 1 से 3 पहुंचना है तो 2 ऐड होंगे, 3 से 5 पहुंचना है तो 2 ऐड होंगे, और 5 से 7 पहुंचना है तो 2 ऐड होंगे। तो यहाँ भी एक रूल काम कर रहा है कि हर एक नेक्स्ट टर्म पिछले वाले टर्म में 2 ऐड करके आ रहा है, 2 ऐड करके। इसके अलावा यहाँ भी है, यहाँ पे ऐड हो रहा है, पता है कितना ऐड हो रहा है? यहाँ पे ऐड हो रहा है प्लस माइनस 1। ऐड था तो प्लस हो गया, कितना ऐड हो रहा है? -1। यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए कितना ऐड हो रहा है? -1। यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए कितना ऐड हो रहा है? माइनस -1, है ना? समझ में आ रही बात? ऐसे ही अब यहाँ पे आप काम करोगे तो यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं ऐड हो रहा है? देखना, 1 से 4 पहुंचोगे तो 3 ऐड होगा, लेकिन 4 से 9 पहुंचोगे तो 5 ऐड हो रहा है। क्या कोई डेफिनेट रूल काम कर रहा है? तो कर रहा है। बताऊं क्या? कि पहले 3 ऐड हुआ, 3 से फिर 5 हुआ, 5 से फिर 7 हुआ, फिर 7 से कितना होगा? 9। यानी किस में, मतलब किस बेस पे बढ़ रहे हैं हम? उस हमारा बेस जो है वो है कि आप ऑड नंबर्स 2-2 बढ़ाते जा रहे हैं। 3 से ऑड नंबर 5 हुआ, 5 से फिर 7 हुआ, 7 से फिर 9 हुआ। वरना एक और रूल काम कर रहा है। अब वो रूल क्या है? देखो, वो रूल ये है कि 1 जो है वो 1 का स्क्वायर है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है, जो 16 है वो 4 का स्क्वायर है, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे रूल क्या काम कर रहा है कि जो नेचुरल नंबर हैं, कंसेक्यूटिव नेचुरल, लगातार नेचुरल नंबर्स जो हैं, उनका हम स्क्वायर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? स्क्वायर। ठीक है? तो यहाँ से अब ये समझ में आ रहा है कि ये सब जो है ना वो सीक्वेंस है। क्या है? सीक्वेंसेस, यानी सीक्वेंस, अनुक्रम है। लेकिन ये हर एक जो लिखा है ना, हर एक सीक्वेंस, ये हर एक सीक्वेंस जो है वो एपी नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन आप अभी मैं बताऊंगा, तब समझ में आएगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अब यहाँ पे कुछ चीजें समझ लीजिए कि सीक्वेंस की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई कि एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। अब क्या है? अब इसमें जो पहले नंबर पे लिखा है वो पहला टर्म होता है, इसको हम A1 लिखते हैं। जो दूसरे नंबर पे लिखा है उसको हम A2 लिखते हैं, मतलब दूसरा टर्म है। जो तीसरे नंबर पे लिखा है वो A3 है। जो चौथे नंबर पे लिखा है वो A4 है ना? अब मेरी बात को समझो, यहाँ सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में, यानी सबस्क्रिप्ट के रूप में, समझना मेरी बात को। जैसे सबस्क्रिप्ट के रूप में लिखा है A3, क्या लिखा है?
A3, तो A3 का मतलब है कि हम तीसरे नंबर का टर्म निकाल रहे हैं। ये जो सब स्क्रिप्ट के रूप फॉर्म में नीचे लिखा होता है उसका मतलब होता है कि हम कौन से नंबर का टर्म लिख रहे हैं या कौन से टर्म का नंबर का टर्म निकाल रहे हैं, है ना। अब ऐसे ही तो इनको हम क्या बोलेंगे, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। क्या बोलेंगे हम, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। अब मुझे बताओ, जब मैं पहला टर्म लिख रहा हूं तो A1 लिख रहा हूं, दूसरा टर्म लिख रहा हूं तो A2 लिख रहा हूं, तीसरा टर्म लिख रहा हूं तो A3 लिख रहा हूं, तो ऐसे ही मैं nth टर्म लिखूंगा यानी nवें नंबर का टर्म लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, उसे क्या लिखूंगा, an। क्या लिखूंगा मैं, an। ठीक है, यहां से कुछ चीजें आपको क्लियर हो गई कि सीक्वेंस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर अकॉर्डिंग टू सम रूल, कोई रूल के तहत होना चाहिए। इसके अलावा जो लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस के टर्म्स होते हैं, अनुक्रम के पद होते हैं। क्या होते हैं, पद, पद, है ना। तो ऐसे ही पहला टर्म में A1 होगा, दूसरा टर्म A2 होगा। अगर यहाँ पे सब स्क्रिप्ट के फॉर्म में नीचे कोई नंबर लिखा है तो इसका मतलब वो कौन से नंबर का टर्म है, ठीक है। अगर मैंने लिखा पीथ टर्म तो आप क्या लिखोगे, AP। क्या लिखोगे, AP। मैं बोलूं P प्लस क्यूथ टर्म तो P प्लस क्यूथ टर्म। समझ में आ रही बात, यानी जौन से नंबर का टर्म है वही सब स्क्रिप्ट के फॉर्म में आएगा, ठीक है। यहीं पे मैं ऐड कर देता हूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब समझो आगे। अब आपको समझ में आएगा, सीक्वेंस तो समझ में आ गया, अब आपको समझ में आएगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम शॉर्टकट में ए मतलब कैपिटल ए लिख देते हैं पहला अक्षर और इसका लिख देते हैं पी, तो इसको शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं, एपी, ताकि बार बार इतनी बड़ी स्पेलिंग ना लिखना पड़े तो हम इसको शॉर्टकट में एपी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं हम, एपी। अब एपी क्या होती है, तो एपी की बहुत तरह से डेफिनेशन बना सकते हैं। अब डेफिनेशन क्या है, मुझे काफी डेफिनेशंस याद है, मैं बनाई भी हैं कुछ, तो लिखोगे ए लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच, एक काम करते हैं NAP पूरा लिखते हैं, NAP is a list of numbers, AP is a list of numbers in which each term यानी प्रत्येक टर्म ऑब्टेन्ड बाई यानी प्राप्त किया जाता है, थर्ड फॉर्म आई है, समझ रहे हैं आप, पैसिव है, ऑब्टेन्ड बाई एडिंग टू by adding fixed number, by adding fixed number to the preceding term except फर्स्ट टर्म। समझो, ये डेफिनेशन मुझे काफ़ी चीज़ें याद हो गई हैं तो अब मुझे चीज़ें देखना नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं निरंतर सीखने का प्रयास करता रहूँ, किसी तरह का कोई प्राउड ना आए और नहीं भी आना चाहिए, क्योंकि निरंतर एक टीचर को सीखते रहना चाहिए, है ना। तो क्या लिखा है, NAP इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। AP क्या होती है, नंबर्स की एक लिस्ट होती है, इन विच जिसमें ईच टर्म ऑब्टेन्ड बाई, हर एक टर्म ऑब्टेन्ड बाई एडिंग फिक्स्ड नंबर, यानी कैसे प्राप्त किया जाता हो, एडिंग फिक्स्ड नंबर, यानी कुछ फिक्स नंबर है वो ऐड करके प्राप्त किया जाता हो, हर एक नंबर
टू द प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग माने होता है पिछला टर्म, यानी हर एक टर्म पिछले टर्म में कुछ ऐड करके, फिक्स्ड ऐड करके आता हो, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म जो है वो किसी से कुछ ऐड करके नहीं आता। समझ में आ रही बात? या फिर मैं इसकी एक अच्छी सी डेफिनेशन जो दूं, एन एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स आर सेम, यानी डिफरेंस इज सेम, इज सेम, डिफरेंस ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज सेम, यानी लगातार दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है, लगातार दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए हर जगह, तो वो एपी होती है। ये भी डेफिनेशन है। अब समझो इन सबको। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल इसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल दे रहा हूं। अच्छा, एग्जाम्पल अभी बाद में, चलो एग्जाम्पल ही देता हूं, तब समझ में आएगा, फिर ये चीजें मैं डेफिनेशन और समझाऊंगा। एग्जाम्पल हमने लिया 3 और 8, 13, 18, कॉमा डॉट 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 अप टू शो। क्या करना है? 3 से 8 कितना ऐड करके आया? ऐड करने पे 5। 8 से 13 कितना ऐड करने पे आया हो? 5। 13 से 18 ऐड करने पे कितना आया हो? 5। तो क्या बोला था कि हर एक टर्म पिछले वाले टर्म में कुछ ऐड करके आता हो, वो भी फिक्स नंबर जो हर जगह फिक्स हो। तो बताओ कितना ऐड करने पे आया? 5। ओके, अब 13 कैसे आना चाहिए? ऐड कर, यानी 13 कैसे आना चाहिए? 8 में 5 ऐड करके आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फिक्स नंबर हर जगह ऐड होगा। अब 13 में फिर से 5 जोड़ दोगे, फिर 18 में फिर से 5 जोड़ दोगे तो 23 में फिर से 5 ऐड कर दोगे तो 28। बात अब समझ में कुछ कुछ आ रही होगी मेरे हिसाब से, कि हर एक टर्म पिछले वाले टर्म में कुछ फिक्स नंबर ऐड करके आना चाहिए, और एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म है वो किसी से ऐड करके नहीं आया है, इसलिए बोला था एक्सेप्ट। एक्सेप्ट माने होता है छोड़कर। क्या होता है? फर्स्ट टर्म को छोड़कर बाकी सारे टर्म पिछले वाले टर्म में ऐड करके आना चाहिए। अब मेरी बात को समझो, तो यहां पे अब चीजें समझो नोट में, नोट समझो। फिक्स्ड नंबर is called, fixed number is called common difference। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस एंड इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट होता है? डिनोटेड बाय स्मॉल डी। किससे होता है? स्मॉल डी। ठीक है, स्मॉल डी। ठीक है, डी लग रहा है कि कुछ और लग रहा है? और अच्छे से बना दूं? लो, अरे क्या हो गया? इरेजर पे सेलेक्ट हो गया। ओके, स्मॉल डी। ठीक है, चलो रिमेंबर दैट। आपको ये रिमेंबर मैं करा दूं कि डी की जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है। अब देखो मैं आपको प्रूफ के साथ दे सकता हूं। मुझे बताओ डी की वैल्यू यहां पे कितनी है? तो आप बोलोगे सर +5। कितनी है? +5, यानी वो फिक्स नंबर कितना है? +5। तो यहां से एक चीज कंफर्म हो गई कि आपका जो डी है वो कॉमन, वो फिक्स नंबर को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस किससे डिनोट होता है? स्मॉल डी से। अब इसी में मैं ऐड करके बताता हूं। यहाँ पे जो डी है वो पॉजिटिव, मैं तीनों एग्जांपल एक साथ देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। 8, 13, 18, 23 अप टू शो ऑन। तो डी कैसे निकालोगे? डिफरेंस निकालो। तो 13 में से 8 गया, कितना आएगा? +5। 18 में से 13 गया, +5। 23 में से 18 गया, +5। और मैं बता दूंगा कि मिनिमम 3 टर्म्स ही चेक होते हैं। ये टर्म, ये वाला टर्म है वो चेक करने की जरूरत नहीं है। अब समझो, अगर मैं ऐसे लिखूं तो 0, -1, -2, -3 अप टू शो ऑन। यहां पे निकालो। कैसे निकालोगे? -1 में से 0 जाएगा तो -1,
-2 में से -1 जाएगा, यानी -2 में से -1 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 माइनस माइनस +1, फाइनली आंसर कितना आएगा -1। या फिर भाई -1 से -2 पहुंच रहे हैं तो कितना ऐड हो रहा होगा, तो आप बोलोगे सर -1 ऐड हो रहा होगा। भाई माइनस का भी ऐड हो सकता है, बिल्कुल, उसमें क्या दिक्कत है। -1 से हमें -2 तक पहुंचना है तो हम इसमें कितना ऐड करेंगे, -1। कैसे, अब फिर समझ लो। -1 में मैं क्या ऐड करूं कि -2 आ जाए, तो आप कितना ऐड करोगे, माइनस का 1 ही तो ऐड करोगे। भाई ऐड करना है कितना, -1, तो -1 प्लस माइनस माइनस, आंसर कितना आ जाएगा, -2। समझ में आ रही बात। और आगे चलो। इसके अलावा -2 से -3 पहुंचने के लिए तो आप फिर बोलोगे सर -1। इसके अलावा ये भी यहां से पता चल गया, तो यहाँ पे d कितना आया, यहाँ पे d आया था 5, यहाँ पे d कितना आया है, -1। एक और सीरीज देखो, 2 फिर से 2 फिर से 2 फिर से 2 अप टू शो ऑन। ठीक है, बताओ 2 से 2 पहुंचने के लिए कितना ऐड होगा, तो सर बोलोगे 0 ऐड होगा। फिर ये 2 से 2 पहुंचना है सर, कितना ऐड होगा, 0 होगा। ये 2 से फिर 2 पहुंचना है तो कितना ऐड होगा, 0 होगा। तो फाइनली यहाँ पे जो d है वो कितना आया, 0। तो यहाँ से एक चीज आपको रिजल्ट पता चलता है कि d की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव भी हो सकती है, और ये आपकी 0 है तो 0 भी हो सकती है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो रही है कि जो d है ना, d कॉमन डिफरेंस, उसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और 0 भी हो सकती है। ठीक है, क्या क्या चीजें क्लियर हो गई, दोबारा से देख लो एक बार फिर से। कि सबसे पहले हमने सीक्वेंस के बारे में जाना कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस क्या होता है, अरेंजमेंट, नंबर्स का अरेंजमेंट करते हैं, लेकिन ऐसे करते हैं कि अगला नंबर कुछ रूल के तहत आता हो, यानी वो उनका जो अरेंजमेंट है वो कुछ रूल के तहत आता हो, यानी कुछ रूल काम कर रहा हो कि ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, स्क्वायर करके ऐड करना, है ना। अब मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं, इसके एग्जांपल सीक्वेंस के, है ना। इसके बाद मैंने बताया था आपको ये टर्म्स होते हैं, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तो कैसे लिखोगे, A2 A3 A4, nth टर्म को क्या लिखोगे, an, है ना। इसके बाद मैंने क्या बताया आपको, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, हर एक अगला टर्म पिछले वाले टर्म में कुछ ऐड करके आता हो, बस पहला टर्म जो है वो किसी से ऐड करके नहीं आता है ना। तो ये मैंने आपको, और फिक्स्ड नंबर का नाम क्या होता है, फिक्स नंबर का नाम क्या, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसा हो सकता है, ये मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ बताया कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। इसके बाद हम आते हैं, और अब क्या होता है, अब मैं सीक्वेंस कुछ लिख रहा हूं, उन सीक्वेंस को आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, मतलब एक बड़े सीक्वेंस को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, nth फॉर्म में, nth टर्म के फॉर्म में। कैसे लिखना है समझो, मैंने एक सीक्वेंस लिखा 2 5 10 17 26 अप टू शो ऑन। एक मैंने ये लिख दिया, एक और लिख रहा हूं 1/2, फिर उसके बाद 2/3, 3/4, 4/5 अप टू शो ऑन। ये लिख दे रहा हूं मैं, है ना। एक और लिखता हूं 1/2 1/3 1/4 अप टू शो ऑन, है ना। तो ए सीक्वेंस लिखे हैं, आप इसको nth टर्म के फॉर्म में कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर जानिए, यानी कुछ रूल काम क्या कर रहा है। हम 2 को राइट कर सकते हैं
1 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। आगे देखो 5 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर प्लस 1। 10 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर प्लस 1। 17 को मैं लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर प्लस 1 अप टू शो ऑन। तो यहाँ पे एक रूल काम कर रहा है। वो रूल क्या है कि हर नेचुरल नंबर बढ़ता जा रहा है, 1 से 2, 2 से 3 यानी नेचुरल हो रहा है, और इसके अलावा एक सम में ऐड हो रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए एन यानी nth फॉर्म में। कैसे कि हमारा n जो है स्क्वायर तो आ ही रहा है, स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, 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 और एक ऐड सब में हो रहा है। तो n स्क्वायर प्लस 1 वेयर n इज नेचुरल नंबर। बिलोंग्स समझ जाओ, ये बिलोंग्स लिख देता हूं तो n इज नेचुरल, n इज नेचुरल नंबर। लिखना सीख गए। ऐसे ही अब इसको पकड़ो। यहां पे आप देख रहे हैं तो ऊपर 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर लिखा है, लेकिन नीचे उस नेचुरल नंबर से एक ज्यादा लिखा है, एक ज्यादा। जैसे यहां है, इससे एक ज्यादा नीचे, एक ज्यादा नीचे। तो कैसे लिखोगे ए एन इज इक्वल टू, तो ऊपर तो आ रहा है नेचुरल, वही लिख दिया एन। नीचे नेचुरल से एक बढ़ के आ रहा है, यानी एक ज्यादा आ रहा है ऊपर से एक नीचे, एक बढ़ के एक बढ़ के एक बढ़कर, तो एन प्लस 1। एन कहां से आ रही है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल, ये बिलोंग्स टू का साइन है। ठीक है। अब यहां पे देखो ये एनएट टर्म हो गए, सीक्वेंस के एनएट टर्म। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सब एपी बने, कोई बन भी सकता है, कोई नहीं भी बन सकता। ऊपर देखो 1 1 1 सब जगह 1 1 है, तो आपको पता है ए एन में भी ऊपर कितना आएगा 1। नीचे आप देख रहे हो एक बढ़ती है, एक बढ़ती है नहीं, एक बढ़ती नहीं है। नीचे क्या है कि 2 से स्टार्ट हुआ है, यानी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होना चाहिए था, 2 से स्टार्ट हुआ यानी एक ज्यादा से स्टार्ट हुआ, यानी n प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n कहां से आएगा, नेचुरल नंबर से। देख लो ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेचुरल नंबर 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4। समझ में आ रही बात। और देखो, और क्या देखोगे, 7 है ना, ये तो अब मिल जाएगा आपको। एक और देख लो, वो तो पकड़ लोगे आप, तो उसको छोड़ो। ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हो सकते हैं, और वो आपके लायक अभी नहीं है, क्योंकि वो 11th क्लास में सेट वाले जो चैप्टर है सेट्स, तो उसमें है ये सब। ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि हम nth टर्म के फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं शॉर्टकट में। बिल्कुल। इसके बाद हम आते हैं तो जनरल, जनरल टर्म, जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, जनरल टर्म क्या होता है ना। तो ये जो ए एन मैंने लिखा था ना, ए एन, इसी का नाम होता, इसी को हम बोलते हैं जनरल टर्म भी बोल सकते हैं, इसी को हम ए एन यानी ब्रैकेट में एनएच टर्म भी बोल सकते हैं। समझ में आई, कुछ नहीं था इसमें तो। ठीक है। अब हम इसके बाद एपी पढ़ते हैं कि एपी को यहाँ पे अपन डिफाइन करेंगे अच्छे से कि आखिरकार एपी है क्या। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, ये ज्यादा कुछ था नहीं। अब आ जाओ एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैंने बता दी, एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिए। इसके बाद आपको जनरल टर्म ऑफ एपी, या जनरल टर्म नहीं, सॉरी, जनरल, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। जनरल फॉर्म क्या होता है एपी का, तो जनरल फॉर्म समझो, लेट ए बी अ फर्स्ट नंबर। ए क्या है, फर्स्ट नंबर, एंड
डी इज ए कॉमन डिफरेंस। क्या है डी? कॉमन डिफरेंस। अब समझो। देन अब मुझे बताओ फर्स्ट टर्म क्या होगा। मैं टर्म्स लिख रहा हूं। फर्स्ट टर्म क्या होगा? तो फर्स्ट टर्म हमने क्या डिनोट किया है? मोस। क्या लेट किया है? ए। तो फर्स्ट टर्म आपका ए होगा। अब मुझे बताओ हर एक अगला टर्म एपी का हर एक अगला टर्म पिछले वाले टर्म में क्या ऐड करके आता है? तो आप बोलोगे सर कॉमन डिफरेंस ऐड करके आता है। कॉमन डिफरेंस हमने कितना ऐड किया है? डी। तो ए में डी ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? ए प्लस डी, क्योंकि ऐड होगा नहीं। अब आपको अगला टर्म पिछले टर्म में कितना ऐड करके आएगा? डी। इसमें नहीं आएगा, पिछले वाले में। तो ये वाला टर्म निकालोगे तो ऐड किस में होगा? इसमें। ये वाला टर्म निकालोगे तो ऐड किस में होगा? इसमें। ये वाला टर्म निकालो तो ऐड किस में होगा? पिछले वाले में ऐड होगा। समझ में आई बात? तो a प्लस डी में एक और d ऐड करो। तो a प्लस डी में एक और d ऐड करोगे तो d और d कितना हो जाएगा? 2d। तो टोटल कितना हो गया? a टोटल हो गया आपका a प्लस 2d। अब a प्लस 2d में एक और d ऐड करो, क्योंकि अगले टर्म में d ऐड होना है। तो a प्लस 3d। a प्लस 3d में एक और d ऐड करो तो a प्लस 4d। ऐसे ही अप टू शो ऑन। अब थोड़ा सा गौर फरमाइए, अपना दिमाग लगाइए कि जब ये पहला टर्म था, यानी फर्स्ट जब था टर्म, तब एक भी डी नहीं था। जब ये सेकंड टर्म था तब डी एक रह गया। जब ये थर्ड टर्म था तब डी दो रह गए। जब ये फोर्थ टर्म था तब डी तीन रह गए। और जब ये फिफ्थ टर्म था तब डी आपके फोर्थ रह गए। यानी डी जो है वो एक कम हो रहा है। यहां से पता चल रहा है ना आराम से। अब मैं डायरेक्ट नहीं तुम्हें लिखा रहा हूं कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। रट लेते हैं a प्लस एन माइनस, पता ही नहीं कैसे आया, कहां से आया। यही चीजें तो नहीं होनी चाहिए पढ़ाई में, है ना। तो अब यहाँ पे फिफ्थ टर्म है तो डी एक चार आ गए, या फोर में तो यहाँ तीन आ गए, यानी डी एक कम हो रहा है। तो अब मुझे बताओ nth टर्म अगर मैं लिखूंगा nth, तो a तो रहेगा सब में, a तो सब में ही है, प्लस डी भी आ रहा है। लेकिन डी की यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो उतनी आएंगी जैसे जिस नंबर का टर्म निकाल रहे हैं उससे एक कम। अब मुझे मान लो 50 वाला टर्म निकालना है तो यहाँ पे कितना आएगा? 49। एक डी कम आएगा ना, अभी तो पता करके गए। अगर मुझे ए 100 निकालना है, यानी 100th टर्म निकालना है, 100th ये जो सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में, तो यहाँ पे आएगा 99 डी। समझ में आई? अगर मुझे ए एन यानी nth टर्म निकालना है तो यहाँ पे डी कितना हो जाएगा? n में से एक कम कर दो तो n माइनस वन। एक से ज्यादा टर्म है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका कितना होगा? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी को हम बोलते हैं जनरल टर्म। क्या बोलते हैं? जनरल टर्म ऑफ एपी, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है nth टर्म। क्या होता है? nth टर्म ऑफ एपी। इसी का एक और नाम होता है, लेकिन वो नाम कब आता है? मान लो, लेट अस अज्यूम ये जो सीरीज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, वो यहाँ पे जाके एंड हो गई, यानी रुक गई, अब इससे ज्यादा है ही नहीं कुछ। तो यही nth टर्म आपका लास्ट टर्म बन जाएगा। जैसे शुरुआत में पहला टर्म है, वैसे ही जहाँ पे खत्म होगी, जहाँ पे एंड होगी, तो वो क्या बन जाएगा? लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला यही होता है। लास्ट टर्म यानी एल बराबर यही फॉर्मूला, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी अंतिम पद। हिंदी में बोलते हैं अंतिम पद, और इसको बोलते हैं हिंदी में व्यापक पद। क्या बोलते हैं हम? व्यापक पद, है ना। nth यानी nवां पद, ठीक है, जोन से नंबर का। अब समझ जाओ मेरी बात को। अगर a और मैंने नीचे लिखा मम्मी, यानी मम्मीथ टर्म निकालना है, तो ध्यान रखना a प्लस डी तो यहाँ लगेगी, मम्मी में से कम हो जाएगा तो मम्मी माइनस वन इंटू डी। अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूं आपसे, है ना। तो आपको इतनी चीजें क्लियर हैं
कि nth टर्म, अब रटवा देते हैं कि nth टर्म ये होता है, ये होता है। भाई कैसे आता है, क्यों आता है, क्यों डी कम हो रहा है, रीजन क्या है, हमने ए को पहला टर्म डिनोट किया, डी को कॉमन डिफरेंस क्यों किया है, कैसे किया है, कॉमन डिफरेंस कैसा कैसा हो सकता है। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, है ना। तो ये चीजें हो गई क्लियर। इसके बाद इसके बाद आप ये देखो कि nth टर्म हो गया, लास्ट टर्म हो गया आपका। इसके बाद आप ये देखिए कि जनरल टर्म मैंने आपको पढ़ा दिया, है ना, जनरल टर्म मैं पढ़ा दिया। अब nth टर्म आपको आपको एक सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस एपी बनेगा कि नहीं बनेगा, तो एपी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, तो समझो मेरी बात को। अच्छा, सीक्वेंस देखो दो फॉर्म में दिया जाएगा, समझना मेरी बात को, ये सब किताबों में इस तरह से नहीं है। सीक्वेंस दो फॉर्म में, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स में दिया जाएगा, यानी नंबर्स आपको दिए होंगे, नंबर्स की लिस्ट दी होगी, और आपको एन फॉर्म में दिया जाएगा, यानी जिसको हम बोलते हैं एलजेब्रिक फॉर्म में। किसमें? एलजेब्रिक फॉर्म में, यानी जिसमें एलजेब्रा यानी वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है। वेरिएबल मतलब क्या होगा, वहां पे एन, कितना होगा, एन, तो इस फॉर्म में दिया जाओ। तो चेक करने की मेथड मैं आपको बता रहा हूं। लिस्ट ऑफ नंबर्स, जैसे आपको फॉर एग्जांपल जैसे आपको दिया है 2 8 अप टू शो ऑन, या और ले लो 11 अप टू शो ऑन। आपको चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। तो चेक करने के लिए आप क्या करोगे, मैं बता रहा हूं। सबसे पहला आपका काम है A2 माइनस A1 चेक करना, फिर आपका काम है A3 माइनस A2 चेक करना। बोले कैसे? ये होता है आपका A1, पहले नंबर पे लिखा है A1, दूसरे नंबर पे लिखा है A2, और तीसरे नंबर पे लिखा है A3, इस तरह से, है ना। तो सबसे पहले 5 में से कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, और मिनिमम मैं बता दूं, मिनिमम 3 टर्म्स चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा प्रोग्रेशन अरिथमेटिक है या नहीं है। यानी और आगे बढ़ने सबका चेक करने की जरूरत नहीं है, 3 टर्म्स तो मिनिमम बोला है, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 3 तो कंपलसरी है चेक करना। तो A2 माइनस A1 का, A2 की वैल्यू कितनी है, 5, यहां रख दो, ये माइनस लगा हुआ है तो लगा दिया हमने। A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू 2, यहां रख दी मैंने इस जगह पे, तो 5 में से 2 गया 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब निकालो A3 माइनस A2, A3 कितना है 8, रख दिया मैंने, ये माइनस था लगा दिया। A2 कितना है 5, रख दिया, 8 में से 5 गया 3, इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ये वैल्यू सेम है तो एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, यही एक फॉर्मूला अपना लो कि भाई ये अगर बराबर है तो एपी है, अदरवाइज नहीं है। और अगर कॉमन डिफरेंस पूछे तो जो तुम्हें निकल के यहाँ पे आया है इक्वल हुआ तो कॉमन डिफरेंस, अदरवाइज नहीं है। अगर ये निकल के इक्वल आया है तो इसी को हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, यानी डी। तो डी की वैल्यू कितनी है 3। तो ये तो हो गई इस फॉर्म में चेक करने के लिए कि एपी है या नहीं है और कॉमन डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, ठीक है, आगे चलें। अब आ जाओ एन फॉर्म में, यानी अलजेब्रा के फॉर्म में दिया हो तब हम चेक कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल से आप जल्दी समझेंगे। एग्जाम्पल आपका ये है कि ए एन इज इक्वल टू 4n प्लस 3, कि ये एपी है या नहीं है। इसको भी चेक करने की दो मेथड है। एक तो आप इसकी लिस्ट ऑफ नंबर्स बना लो। बोले कैसे सर, कैसे बनाएंगे? अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो पहला टर्म आ जाएगा, जैसे n की वैल्यू 1 करो तो A1। तो ये सिर्फ इसके लिए होता है, नाम के लिए, कि कौन से नंबर का टर्म निकाल रहे हैं ना। तो A1, तो जहां जहां n वहां वहां 1, तो 4 इंटू n की वैल्यू 1 और प्लस 3, 4 बन जा
4, बॉड मास लगा है +3 इज इक्वल टू 7। तो A1 कितना आया 7। अगर A2 निकालोगे तो n की वैल्यू कितनी रखोगे 2, 3 निकालोगे तो n की वैल्यू कितनी रखोगे 3। और जब आपकी लिस्ट ऑफ नंबर्स आ जाए तो फिर तो ये मेथड अपना लो। एक तो ये तरीका मैंने बता दिया, एक और तरीका है अपने पास। बोले क्या? एक और तरीका जो है वो इतनी जगह में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं क्या करता हूं, इसको नेक्स्ट या ऊपर खिसका लेता हूं, ज्यादा बेहतर रहेगा। इसको साइड में कर दे, अब आ जाएगा, समझो। अगर ऐसा है तो इसको चेक करने के लिए मैं बताऊं, डायरेक्ट मेथड ये है कि अगर ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, भाई यहाँ पे an का मतलब यहाँ पे n वेरिएबल का काम कर रहा है ना, तो अगर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लीनियर है, लीनियर मतलब क्या होता है, अब ये समझना पड़ेगा, ये बैक में जाना पड़ेगा। लीनियर मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, है कि नहीं है? 1 है पावर की नहीं है? पावर 1 है कि नहीं है, देख लो। an इज इक्वल टू 4n + 3, पावर 1 है कि नहीं है? है, ये लीनियर है। और अगर लीनियर है तो 100% वो AP ही बनेगी, 100% AP बनेगी। और अगर लीनियर नहीं है तो फिर वो AP नहीं बनेगी 100%। और n के मल्टीप्लाई में जो भी होगा वो उसका कॉमन डिफरेंस होगा। क्या होगा? कॉमन डिफरेंस होगा। चेक करके बताएं आपको प्रैक्टिकल। चलो, A1 कितना आएगा? 4 एकम 4, 4 और 3 7, यानी 4 बन जा 4, 4 और 3। A2 कितना आएगा? 4 2 जा 8, 8 और 3 11, मतलब n की वैल्यू 2 रख दी। A2 मतलब क्या है? n की वैल्यू 2। A3 में आ जाओ, 4 3 जा 12, 12 और 3 15। अब आप चेक करो, 7 कितना ऐड हुआ? 4, कितना ऐड हुआ? 4। मैंने बताया था ये AP है, तो यहाँ से यहाँ प्रूव हो गई कि कॉमन डिफरेंस सेम है तो AP है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस आया कितना? 4, मैंने बोला था 4 आएगा। अब बोले सर ये कोई लॉजिक था या मैजिक था? लॉजिक, मैजिक नहीं है, लॉजिक है। बोले क्यों? आपको पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बढ़ती है? भाई ये बताओ, जैसे मैंने लिखा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बनती है, जैसे मान लो मैंने लिखा एक काम को, मैंने लिखा 5, फिर लिखा 7, फिर लिखा 9, फिर लिखा 11। अब इसको मैं फॉर्म में लिख सकता हूँ, बताऊँ किस फॉर्म में लिख सकता हूँ? ये जो है वो 2n + 3 के फॉर्म का है। चेक करके देख लो, देखो n की वैल्यू आप 1 रखो तो 2 1 जा 2, 2 और 3 5, 2 2 जा 4, 4 और 3 7, 2 3 जा 6, 6 और 3 9, 2 4 जा, n की वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूँ, 2 4 जा 8, 8 और 3 11। कमाल है। और देखो डिफरेंस कितना आएगा? 2 ही आएगा। देखो तो क्या था, लॉजिक की मैजिक? लॉजिक, मैजिक नहीं देते मैथ में, मैजिक बहुत कम काम करते हैं, और काम करते हैं तो हर जगह काम नहीं, क्योंकि लॉजिक हर जगह काम कर जाता है, मैजिक कहीं कहीं काम करता है कुछ गिने चुने सवालों में। तो an कितना था? 4n + 3। तो यहाँ से एक तो ये देख लो कि लीनियर है कि नहीं है। अब लीनियर नहीं पता होता तो डायरेक्ट बता सकते थे, नहीं क्यों? क्योंकि प्रीवियस सेक्शन में जो हमने पढ़ा है, प्रीवियस चैप्टर में, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। लीनियर है, यस। तो क्या है ये? AP है। बोले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। कॉमन डिफरेंस कितना है कि जो n के मल्टीप्लाई में है, जो n के मल्टीप्लाई में, यानी जो लीनियर या बोल सकते हैं पावर जो इसकी 1 है उसके मल्टीप्लाई, इसका कॉफिशिएंट जो होता है वो क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। और देखो an इज इक्वल टू -2n + 9, क्या ये है? यस है। क्यों? क्योंकि लीनियर है। कॉमन डिफरेंस कितना है? n के मल्टीप्लाई में कितना है? -2, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? -2। ठीक है, क्लियर? एक और तरीका बताएं, चलो एक और तरीका बताएं। जैसे आपका an इक्वल टू है 2n + 3, है कि नहीं? ओके, आप एक काम करो, an + 1 और निकालो, an + 1। अब आप बोलो सर ये कौन सी आफत है? नहीं, आफत नहीं है, जहां जहां n वहां वहां n + 1 रख दो। 2 इंटू, जहां n था तो कितना रखोगे? n + 1। जहां जहां n वहां वहां n + 1 और +3। फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 2n + 2 + 3। कैसे? 2 का n में करोगे तो 2n,
2 का 1 में करोगे तो 2 + 3, आंसर कितना आया 2n + 5, 2 और 3 5 हो गया। फिर आपको क्या करना है, इस वाले में से ये माइनस कर देना है, यानी an + 1 माइनस an, माइनस करो, ये कितना आया 2n + 5। भाई an इसकी वैल्यू कितनी है, ये रही, तो मैंने उठा के रख दी, यहाँ पे माइनस लगाया, लगा दिया। an कितना है 2n + 3, कितना है रुको पास में लिख देते थोड़ा, -2n + 3। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 2n + 5 माइनस से हो जाएगा -2n, और इस माइनस से ये भी हो जाएगा -2n से 2n कट गया, फाइनली जो आंसर आया 5 में 3 गया 2। अब ये कहता है कि आपको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपको ये मिल रहा है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए n से, यानी स्वतंत्र होना चाहिए n से, मतलब माइनस करने पर n नहीं आना चाहिए कहीं भी, चाहे वो लीनियर हो चाहे वो कुछ भी, n नहीं आना चाहिए। अगर n नहीं आएगा तो ये पहली बात तो ये है कि ये तो हुआ इसका कॉमन डिफरेंस एंड ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें n ये जो n से इंडिपेंडेंट है, यानी अस्वतंत्र है, सॉरी स्वतंत्र है, यानी n इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, ये एक तरीका है। तो मैंने काफी तरीके आपको बता दिए कि पहले an आपको गिवन दी। अब एक एग्जांपल और बताता हूं जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, है ना। चलो अब एग्जांपल देखो कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा कुछ। कैसे? फॉर एग्जांपल an = 2n² + 1, सीधा आंख बंद करके कह दो, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। भाई क्वाड्रेटिक है कि नहीं, लीनियर नहीं, क्वाड्रेटिक है, तो ये AP नहीं है, और अगर AP नहीं है तो कॉमन डिफरेंस भी नहीं आ सकता। क्लियर? दूसरा तरीका वही, A1 निकाल लो, A2 निकाल लो, A3 निकाल लो, कॉमन डिफरेंस बराबर निकाल लो, जो पहली वाली मेथड थी। ठीक, एक और तरीका ये वाला अपना लेते हैं। चलो an तो आपको गिवन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, an + 1 ऑल निकाल लो। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां जहां n वहां वहां n + 1, तो 2 × n की जगह पे कितना रखोगे, n + 1 का स्क्वायर + 1, जहां जहां n वहां वहां n + 1, तो an + 1 सॉल्व करो अच्छे से। 2 n² आएगा तो 2n² हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता तो 2 × 1 = 2, नहीं खोलने आता, ओपन करने आता है, 10th क्लास में हो आप, पीछे क्लास में पढ़ो पहले। अब आएगा 2n1, यानी 2 × 1 = 2n, तो टोटल हो जाएगा 4n और +1। नहीं समझ में आया तो प्रीवियस क्लास समझो, है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी कुछ यानी 6वें से स्टार्ट करो। 2n² रहेगा +4n, ये भी रहेगा, +2 और 1 3। क्या ये n से, सॉरी रुको रुको अभी नहीं, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, तो an + 1 और -an, तो बताओ an + 1 कितना निकाला है आपने, निकाला है 2n² + 4n + 3 माइनस, ब्रैकेट इसीलिए लगा दिया, एक से ज़्यादा टर्म है, कितना है 2n² + 1, इस जगह पे 2n² + 1। अब आप जब इसे ओपन करोगे तो दोनों ही माइनस हो जाएंगे, 4n + 3 माइनस, इस माइनस से ही हो जाएगा -2n² माइनस प्लस -1, 2n² कट गया, फाइनली जो आंसर आया वो आया 4n, 3 में से 1 गया +2। क्या ये n से इंडिपेंडेंट है? नहीं है, n फंस रहा है, तो फिर ये AP नहीं है। अगर AP नहीं है तो फिर ये इसका कॉमन डिफरेंस भी नहीं आ सकता। ठीक है, वीडियो की ज़्यादा लेंथ हो रही है, अपलोड करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हम नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे। आपको मैं ऐसी आशा करता हूँ, आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। इस तरह से मैथमेटिक्स पढ़ा जाता है, आपको ये भी रियलाइज़ हो गया होगा कि हमें इस तरह से मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल पढ़ाया जा सकता है ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में। मैथमेटिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में अच्छे लेवल से आपको पढ़ाया जा रहा है। दैट्स वाई आज हम स्मार्ट बोर्ड पे धीरे धीरे आपके सामने हर जगह और हर घर में वीडियो होगा स्मार्ट चेजर के बोर्ड का, हम जो बोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, और ब्राइट फ्यूचर एकेडमी के हर एक स्टाफ का वीडियो हर घर में हो, हर
फोन में वही चलता हो, बच्चे दिन रात उसी से पढ़ते हो, यही हम आशा करते हैं। और मेहनत करो, स्वस्थ रहो, सबसे ज्यादा हेल्थ पे ध्यान दो। गुड नाइट, बाय, टेक केयर।